सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन समास पढ़ रहे थे। समाज में अपन ने पढ़ा है षष्ठी तत्पुरुष समास तक पढ़ लिया। आज पढ़ते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में भी जैसे अपन ने द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी में जो शब्द याद रखे थे, उन्हीं सब उस जैसे शब्दों को ही अपन देखते हुए सप्तमी तत्पुरुष समास को पहचानेंगे। इसमें कहा गया है, अगर सप्तमी प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति का उत्तर पद में स्थित सोंड आदि शब्दों के साथ यहाँ पर कहा गया है कि सप्तमी विभक्ति का उत्तर पद में स्थित सोंड आदि शब्दों के साथ होने वाला समास है। इसमें कहा गया है कि सप्तमी विभक्ति का उत्तर पद में स्थित सोंड आदि शब्द, यानी जो यहाँ पर जो शब्द है सोंड, इसके समान और भी शब्द है, उनके साथ होने वाला समास सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब इस सोंड में कौन कौन से शब्द आते हैं अपन उदाहरणों में देखते हैं। जैसे पहला है अक्षेषु सोंड। पहला जो सोंड गाय है अक्षेषु सोंड है। जो ये सोंड शब्द है, इसके साथ जो सप्तमी विभक्ति आई है, इसी के योग में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है और अपना समस्त पद बनेगा अक्षसोंड। ये अपना समस्त पद है, ये अपना समास विग्रह है। इसके साथ अध्ययन निपुणः, अध्ययन निपुणः, जो ये निपुणः शब्द है, ये भी सोंड वर्ग में ही आता है। अध्ययन निपुण, अध्ययन निपुण। पूजा नाम कुशलः, पूजा कुशल। पूजा कुशल। वाचिपटु, वाक्पटु। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये शब्द आपको याद होने चाहिए। पीछे वाले शब्द पटु, कुशल, निपुण, सोंड, इन शब्दों के साथ अगर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो फिर वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास हो। ये शब्द अपने समस्त पद में भी है। अगर समस्त पद में ये शब्द हो रहे हैं तो फिर आगे जो संज्ञा है, जो नाम है, उसमें सप्तमी विभक्ति लगा करके अपन इसका समास विग्रह करते हैं। इन्हें नोट कीजिए। अपने जो तत्पुरुष समास थे उसमें वेदीकरण भाग पूरा हो गया है। इसके बाद में समानाधिकरण आता है। समानाधिकरण में सबसे पहले पढ़ते अपन कर्मधारय समास को, फिर इसके बाद में द्विगु समास को पढ़ेंगे। समानाधिकरण का मतलब अब मैंने पहले भी बताया था, दोनों पदों में अगर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो फिर वहां पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है उसमें पहला पद है कर्मधारय समास,
ये कर्मधारय समास आपके सिलेबस में दे रखा है, तो इसे अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। अगर ये नहीं हो तो फिर वहां पर एक पद उपमा और एक पद उपमेय, ये पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विशेषण किसे कहेंगे। विशेषण, अगर किसी की विशेषता बताई जा रही है तो जो विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे विशेषण कहेंगे। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उपमा, उपमा किसे कहेंगे। उपमा, जिस पद के द्वारा यानी किसी की उपमा दी जा रही है, तो जिसके माध्यम से उपमा दी जा रही है उसे उपमा, और उपमेय जिसकी उपमा दी जा रही है। यहाँ पर ये तुलनार्थ में आएगा, ये विशेषता के अर्थ में आएगा। तो उपमा और उपमेय, विशेषण और विशेष्य, आप हिंदी में भी पढ़ चुके हो और संस्कृत में भी इसे पढ़ते हैं, तो अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि जो विशेषता वाला पद है वो विशेषण और जो तुलना वाला पद है वो उपमा कहलाता है। इसके बाद में देखिए, जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास 5 प्रकार से होता है, 5 अर्थों में होता है, 5 प्रकार के भेद इसके। विशेषण, विशेष्य और उपमा उपमेय के बाद में अपन पढ़ते हैं पूरे 5 प्रकार के भेद। इन 5 प्रकारों के भेदों में कौन कौन से भेद है वो क्रमशः अध्ययन करेंगे। इसे नोट कीजिए परिभाषा को। कर्मधारय समास होता है, उसके पूरे 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है विशेषण पूर्व पद, यानी प्रथम पद में विशेषण का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में विशेष्य का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, अगर प्रथम पद में विशेषण का प्रयोग हो रहा है तो फिर वहां पर समास किस प्रकार से होता है, उसका समास विग्रह कैसे होगा, समासांत पद किस प्रकार से होगा, ये उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। शोभनम पुरसा, जो पुरुष शोभायमान होता है उसे शोभनम पुरुष बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शोभनम, शोभनः और पुरुषः, तो अब यहाँ पर जो शोभन है ये विशेष्य है, विशेषण है, और ये विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है शोभन शब्द के द्वारा। तो शोभन शब्द विशेषण और पुरुषः विशेष्य। तो यहाँ पर देखिए, एक शोभन के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं सह, आपने पढ़ा होगा वहां पर सह, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब समास पद बनाएंगे, समास पद बनाएंगे तब शोभन के लिए स और पुरुष के लिए पुरुष, सु पुरुषः। इस प्रकार से इसका समास पद बनेगा। ये समास विग्रह पहचानो कि कैसे, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति दे रखी होगी, साथ में आप विशेषण विशेष्य को अच्छे प्रकार से जानते हो, या तो विशेषण होगा या फिर अपना उपमा और उपमेय होगा। इस पद के माध्यम से आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हो। कातरः पुरुषः, कातरः पुरुषः, जो इसका समास पद बनेगा वो है कापुरुषः। इसके बाद में आप देखो कुत्सिंसका, कुसखा, कुत्सिंसकः, किंसका। इसके बाद में देखो आप
महाश्च असो व्याकरणः। महाश्च असो व्याकरण। व्याकरण में जो महान है जो व्याकरण में। तो अब यहाँ पर देखिए व्याकरण विशेष्य है और महाश्च महान शब्द विशेषण है अपना, तो महा व्याकरण है। महाव्याकरण, ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है, इन्हें नोट कीजिए। देखिए इसके बाद में विशेषण उभय पद कर्मधारय समास, इसको पढ़ते हैं। पहले अपन ने विशेषण पूर्व पद यानी प्रथम पद में विशेषता वाला शब्द रखा था। अब यहाँ पर जो विशेषण है वो उत्तर पद में जाएगा और अपना किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करेगा, यानी दोनों पद विशेषता वाले ही होंगे, मगर दोनों पद विशेषता वाले होंगे वो किसी अन्य तीसरे की विशेषता बता रहे होंगे। तो देखिए जिस कर्मधारय समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं वहां पर उत्तर पद उभय पद विशेषण उभय पद कर्मधारय समास होता है। उभय पद यानी कोई अन्य, उभय यानी कोई अन्य पद जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जैसे चरम च अचरम च, चराचर। जो चराचर पद है ये विशेषता बता रहा है किसकी? जगत की। जो जगत होता है वो चर भी होता है अचर भी होता है। यहाँ पर जो संसार है वो चराचर है, चलने वाला और चलने वाला। तो यहाँ पर ये समास विग्रह है अपना और ये समास पद, ये दोनों पद विशेषता बताएंगे किसी अन्य की। तो यहाँ पर चरम भी है और अचरम भी है। कौन है ये? जगत। आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे इसमें बहुव्रीहि समास में, क्योंकि वहां पर भी तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है, तीसरा पद का अर्थ निकाला जाता है, मगर बहुव्रीहि समास में विभक्तियों का एक समान विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर समान विभक्तियों का प्रयोग होता है। आगे देखो, कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्ण से। इसके बाद में देखो गुप्तम च अभुक्तम च, गुप्ताभुक्त, पीतम च अपीतम च, पीतापीत, इन्हें नोट कीजिए। जो आपके ये विशेषण उभय पद में जो समस्त पद आएगा वो इस प्रकार से आएगा, च पद से जुड़ा हुआ होगा तथा बनने वाला शब्द हमेशा पुल्लिंग में बनेगा, एक वचन में। पीता पीतम ये नपुंसकलिंग में बनेगा, भुक्ता भुक्तम, कृष्ण श्वेतम, चराचर ये पुल्लिंग में बनेगा। यहाँ पर देखिए आप च पद से जुड़ा हुआ है और दोनों पदों में विशेषता है, दोनों पदों में विशेषता बताई जा रही है, वो किसी अन्य की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण उभय पद कर्मधारय समास और इसे नोट कीजिए। अब देखिए अपन ने विशेषण और विशेष्य वाले पढ़े, अब उपमा और उपमेय वाले पढ़ते हैं। विशेषण और विशेष्य में च पद का प्रयोग होता है तथा उपमा और उपमेय पद में अगर यहाँ पर उपमा और उपमेय पद आ जाए तो फिर वहां पर इव शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए उपमा पूर्व पद, यानी पूर्व पद में क्या होगी? उपमा होगी। जैसे चंद्र
चंद्र इव मुखम। जो ये इव है अगर ये मध्य में आता है दोनों के मध्य में तो फिर वहां पर उपमा पूर्व पद तत्पुरुष समास होगा। चंद्रमुखम बनने वाला शब्द नपुंसकलिंग में बनेगा। देखिए चंद्र एवं मुखम, अगर वहां पर आपके आ जाए चंद्र मुखम का समस्त समास विग्रह कीजिए तो फिर जो यहाँ पर चंद्र और मुख है इसके बीच में इव शब्द लगा करके इव अवयव लगा करके इसका समास विग्रह किया जाता है। इसके अन्य उदाहरण है चंद्र वदनम, चंद्र वदनम, चंद्र इव वदनम, चंद्र वदनम। और एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन, कमल इव नयनम, कमल इव नयनम, कमल नयनम। इस प्रकार के अगर उदाहरण मिलते हैं आपको तो फिर वहां पर उपमा पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। आप सीधे भी लगा सकते हो कर्मधारय समास, इन्हें नोट कीजिए। अब देखिए उपमा उत्तर पद पढ़ रहे हैं तो यानी पूर्व पद में पहले पढ़ लिया था, अब उत्तर पद में उपमा को पढ़ेंगे। यानी पहले उपमेय आएगा फिर उसके बाद में उपमा आएगा। अगर इस प्रकार से अगर कोई उदाहरण आता है तो फिर वहां पर जैसे अपन ने पहले बीच में इव का प्रयोग किया था समास विग्रह में, तो फिर वहां पर अब यहाँ पर जो उपमेय उपमा उत्तर पद है उसमें इव का प्रयोग अंतिम पद में करेंगे। जैसे पुरुषः सिंहः इव। अब ये यहाँ पर देखिए आप, जो पुरुष है ये उपमेय है और सिंह के समान पुरुष, तो पुरुष की उपमा किससे की गई? सिंह से। उपमा मतलब होता है तुलना करना, यानी तुलना में उसी के समान बताया जाता है। भाई विशेषता तो उसके समान उसके जैसा है, लेकिन उपमा में क्या होता है उसी के समान ही बता दिया जाता है। यानी पुरुष को किसके समान बता दिया? सिंह के समान, या तो सिंह बोलो या फिर पुरुष कहो। अब आप इसे तो सिंह पुरुष, सिंह पुरुष। कर कमलम इव, कर कमलम इव, कर कमलम इव, कर कमलम। उसके पैर किसके समान है? कमल के समान। इसके बाद में आप देखिए चरणम इव कमलम, चरणम इव कमलम। चरण किसके समान है? कमल के समान, तो चरण कमलम। चरण कमलम। विद्या इव धनम, विद्याधनम। यहाँ पर विद्याधन के समान बताई गई है, इन्हें नोट कीजिए। अब पांचवा प्रकार पढ़ते हैं, तो पांचवें प्रकार का नाम है उपमा। उपमा समान धर्म कर्मधारय समास। समान धर्म, समान धर्म का मतलब उपमेय और उपमा। जैसे उपमेय की तुलना किसी से की गई है तो वो उसी के समान होना चाहिए। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा घनश्याम, घनश्याम। घन बोलते हैं बादल को और श्याम बोलते हैं काले वर्ण को। तो आपने देखा होगा कि जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं? श्याम वर्ण के होते हैं, काले वर्ण के होते हैं, काले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर जो बादलों की उपमा की गई है श्याम शब्द से,
वो उसी के समान है, काले वर्ण का ही है। बादल भी काले होते हैं और वो भी काले होते हैं, मगर यहाँ पर उसे और अधिक प्रभावी और अधिक सुंदर शब्द बनाने के लिए, बादलों को सुंदर शब्द बनाने के लिए यहाँ पर श्याम वर्ण की उससे तुलना की गई है। तो देखिए, उपमान समान धर्म कर्मधारय समास में उपमेय और उपमा दोनों एक ही वर्ण के आएंगे या समान अर्थ में आएंगे। जैसे घन इव श्याम, घन इव श्याम, घन श्याम। नवनीतम इव कोमलम, नव नीतम इव कोमलम। आप देखिए, नवनीत जो नवीन है और कोमल भी है। यहाँ पर जो कोमल शब्द है उसकी नवनीतम में उपमा की गई कि जो कोमल है वो नया है। तो इन दोनों में समान धर्म है। नया भी कोमल ही होता है और ये कोमल नया ही होता है। आप देखिए पुष्प की पंखुड़ियाँ, तो जैसे वो कोमल होती है, जैसे जैसे वो नई छोटी पंखुड़ियाँ होती है तो वो कोमल होती है और वो छोटी पंखुड़ियाँ नवीन होती है। नवनीतम इव कोमलम, नवनीत कोमलम। वज्र इव कठोरम, देखिए यहाँ पर वज्र कैसा है, कठोर है। कठोर शब्द अपने आप में एक दृढ़ता का पर्यायवाची है और वज्र का धर्म भी क्या है, कठोर ही है। अगर वज्र कोमल होगा तो फिर उसे लड़ा नहीं जाएगा। तो वज्र इसका धर्म भी कठोरता से लिया जाता है और ये कठोरम है। तो इसको और अधिक अत्यधिक कठोर बनाने के लिए वज्र इव कठोरम, वज्र कठोरम। यह अपना समान धर्म कर्मधारय समास है, इन्हें नोट कीजिए। और ये अपना कर्मधारय समास पूरा हो चुका है। आगे की क्लासों में अपन द्विगु समास पढ़ेंगे। धन्यवाद।